हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न डीवीजी पे स्वागत है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होता है, एक हमारे लिए सब्सक्राइबर बन जाइएगा, ठीक? वही हमारे लिए क्या हो जाता है, मोटिवेशन का एक पाथ बन जाता है। अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं, तो आपका कुछ हो नहीं जाता, आपका एक पैसा का भी खर्च नहीं होता है, वो हमारे लिए क्या हो जाता है, एक मोटिवेशन हो जाता है। तो चलिए, आज एक नया वीडियो फिर से स्टार्ट करते हैं, जो हम इस भारतीय संविधान का जो लेक्चर स्टार्ट किए हुए थे, ठीक? तो आज का हमारा लेक्चर होगा भारत का संविधान भाग 4 राज्य का नीति निर्देशक तत्व। इसमें हम अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। राज्य का नीति निर्देशक तत्व ये कहाँ से लिया गया है, तो ये आयरलैंड से लिया गया है। ठीक, यह शासन व्यवस्था के लिए अनिवार्य होता है। यह शासन व्यवस्था चलाने के लिए क्या होता है, एक अनिवार्य होता है। यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है कि इससे इससे ये मतलब होता है कि आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि आप इसके इसके प्रति आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। यह न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। अगर कोई राज्य अगर आपके लिए अगर ये राज्य का नीति निर्देशक तत्व अगर लागू नहीं करता है, तो आप इसके लिए न्यायालय नहीं जा सकते हैं। ये क्या है, ये राज्य का नीति निर्देशक तत्व? तो यह कल्याणकारी तथा आर्थिक लोकतंत्र के लिए है। ये हमारे लोकतंत्र को क्या करता है, कल्याणकारी के लिए है ना? अनुच्छेद 38 में कहा गया है कि केटी शाह ने कहा है कि यह उस चेक के समान है जिस पर भुगतान बैंक अपनी इच्छा से करता है। अगर राज्य का नीति निर्देशक तत्व अगर लागू नहीं करता है, तो उसके लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। कहा गया है, एक क्वेट्स दिया गया है किसकी तरफ से, तो केटी शाह की तरफ से, कि बैंक अपनी तरफ से ये अपनी इच्छा अनुसार क्या करता है, इस पर बैंक भुगतान करता है। राज्य के पास उतना अगर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, तो राज्य कल्याणकारी के लिए काम कर सकती है, या नहीं होगा, उसके पास उतना इनकम का सोर्स नहीं होगा, तो वो नहीं करेगी। अनुच्छेद 37 में कहा गया है, यह सरकार की इच्छा शक्ति एवं आर्थिक संसाधन पर निर्भर करती है। सरकार के पास अगर आर्थिक संसाधन ज़्यादा है, तो वो राज्य में नीति निर्देशक तत्व के अकॉर्डिंग वो काम कर सकती है, या नहीं होगा, उसके पास आर्थिक संसाधन, तो वो नहीं कर सकती है। इसे न्यायालय द्वारा परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। मतलब कि न्यायालय इस पर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है, न्यायालय कि किसी राज्य को कि नीति निर्देशक तत्व में जितने भी दिया गया है, जितने भी काम दिया गया है, वो सारे काम को करने के लिए बाध्य हो। अनुच्छेद 38 में कहा गया है कि राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए प्रभावी बनाए। अनुच्छेद 38 में क्या किया गया है, तो अनुच्छेद 38 में कहा गया है कि राज्य सरकार जो है सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर और राजनीतिक तौर पर क्या कर सकती है, तो कल्याणकारी करेगी, मतलब कि सहायता प्रदान करेगी। लेकिन ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। अगर नहीं करती है, कोई राज्य अगर आपकी सहायता नहीं करती है उस राज्य में रहने वाले व्यक्ति को, तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं। अनुच्छेद 39 में क्या कहा है, तो अनुच्छेद 39 में कहा है, स्त्री पुरुष के समान वेतन। मतलब कि सेम काम, कोई अगर काम पुरुष करता है और वही काम क्या करती है, कोई स्त्री करती है, तो दोनों के लिए क्या होना चाहिए, समान वेतन होना चाहिए, समान ये होना चाहिए उसका, ये उसका जो होता है सैलरी, क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। राज्य स्त्री एवं पुरुष को समान रूप से जीविका का साधन प्राप्त करने का अधिकार देता है। राज्य आय एवं संपत्ति का असमान विवरण को कम करने का प्रयास करता है। जिसके पास ज़्यादा संपत्ति है, तो उसको क्या करती है सरकार, तो उसको कम करने की कोशिश करती है, चाहती है कि वो जो ये है उसके पास ज़्यादा संपत्ति, वो सभी लोगों में क्या हो जाए, बाँटा जाए। अनुच्छेद 39 के क में कहा गया है कि निःशुल्क विधि सहायता। सरकार जो है निःशुल्क विधि सहायता देती है। जैसे कोर्ट में जाते हैं, ठीक? तो वहाँ पर वकील की ज़रूरत होती है, तो सरकार क्या करती है, वहाँ पर आपको सरकारी वकील देती है। अनुच्छेद 40 में कहा गया है पंचायती राज, ठीक? 40 में क्या है, पंचायती राज की बात है। 41 में है कि कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, कुछ दशाओं में क्या करती है सरकार, सरकारी सहायता प्रदान करती है, ठीक? सरकारी सहायता जिस तरीके से मनरेगा हो गया, रोजगार योजना हो गया, तरह-तरह का जो योजना लाती है सरकार, वो किस आर्टिकल के अनुसार, तो आर्टिकल 41 के अनुसार। इसमें दिया गया है, अनुच्छेद 41 के आधार पर ही मनरेगा और अन्य रोजगार योजना एवं विधवा हुआ विकलांग पेंशन उपलब्ध कराया गया है। जितना भी ये देखते हैं, आपको विधवा पेंशन मिलता है, ठीक? वृद्धा पेंशन मिलता है, विकलांग को किसी भी तरह की सहायता मिलती है, तो सरकार जो सहायता करती है, तो किस अनुच्छेद के तहत सहायता करती है, तो अनुच्छेद 41 के तहत। अब है अनुच्छेद 42 में क्या है, तो अनुच्छेद 42 के तहत प्रसूति सहायता का मतलब होता है कि किसी किसी कंडीशन में राज्य क्या करती है, स्त्री को सहायता देती है। जैसे कोई कोई लेडी अगर प्रेग्नेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, उसके लिए कुछ सहायता प्रदान करती है कुछ दिन के लिए। अगर कोई जॉब पर है, कोई लेडी है, तो उसके लिए क्या करती है सरकार, जब छुट्टी देती है उसका स्पेशल स्पेशल कोटा से, तो वही है प्रसूति सहायता। अनुच्छेद 42 के तहत ही दे पाता है सरकार। अनुच्छेद 43 में क्या क्या दिया गया है, तो राज्य कुटीर कुटीर उद्योग एवं श्रमिक को संरक्षण। राज्य जो है कुटीर उद्योग जो होता है, जो घर में छोटे छोटे जो काम करके है ना, मार्केट में सामान बेचना होता है, उस पर संरक्षण देना। अनुच्छेद 44 में क्या है, तो अनुच्छेद 44 में है समान सिविल संहिता, ठीक? यूसीसी जिसको बोलते हैं। और समान सिविल संहिता कहाँ लागू है, तो यह गोवा को छोड़कर किसी भी राज्य में लागू नहीं है अभी, ये सिर्फ गोवा में लागू है। तो यूसीसी कहाँ लागू है, सिर्फ, तो ये सिर्फ गोवा में लागू है।
अनुच्छेद 42 के तहत क्या है? तो अनुच्छेद 42 के तहत है 0 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों को कल्याण के लिए कार्य करे। 0 से लेकर 6 वर्ष के बच्चों के लिए क्या करती है सरकार? कल्याणकारी करती है। अनुच्छेद 46 में क्या है? तो अनुच्छेद 46 में है एससी एसटी की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक पिछड़ापन को दूर करने के लिए कार्य करे। जो एससी एसटी के है ना, जो नीचे तबके के लोग हैं, नीचे जात है, उसकी किस तरीके से सहायता करना है? तो सामाजिक सहायता करना है, आर्थिक रूप से सहायता करना है और शैक्षणिक, ठीक, शैक्षणिक रूप से क्या करे? उसके पिछड़ापन को दूर करे। अनुच्छेद 47 के तहत क्या कहा गया है? तो शराब पर प्रतिबंध। राज्य नागरिकों को पुष्टाहार एवं चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराए। इसके आधार पर ही 2013 में खाद्य सुरक्षा अधिनियम पास हुआ था। 47 के तहत क्या कहा गया है कि राज्य जो है अपने राज्य का जो निवासी है उसको अच्छे चिकित्सा प्रोवाइड करे, ठीक, पोषाहार भोजन दे, लेकिन जो नशीले पदार्थ है उसको क्या करे? उस पर प्रतिबंध लगाए, ठीक। लेकिन सबका सब क्या है? नीति निर्देशक तत्व के अंदर में आता है। तो सरकार चाहेगी तो ये करेगी, या नहीं चाहेगी तो वो नहीं करेगी, इस पर कोई बाध्य नहीं है। अनुच्छेद 48 के तहत क्या कहा गया है? तो कृषि पशुपालन, है ना, कृषि को बढ़ावा देना है, पशुपालन को बढ़ावा देना है, ठीक, और पशु हत्या पर प्रतिबंध। तो किसी राज्य में अगर पशु हत्या पर प्रतिबंध लगाता है सरकार, तो किसके तहत लगाता है? तो अनुच्छेद 48 के तहत। अनुच्छेद 48 में क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 48 के ए में कहा गया है कि राज्य प्राकृतिक पर्यावरण एवं वातावरण के सुरक्षित रखने का कार्य करे। जो प्राकृतिक पर्यावरण है, ठीक, वातावरण है, उसको क्या करे सरकार? तो सरकार सुरक्षित रखने की कार्य करे। अनुच्छेद 49 में क्या कहा गया है? राष्ट्रीय स्मारक की सुरक्षा। जितने भी राष्ट्रीय स्मारक है, जैसे ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, कुतुब मीनार हो गया, है ना, तो जितने भी सरकारी स्मारक है उसकी क्या करे? उसकी रक्षा करे। अनुच्छेद 50 में क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 50 में कहा गया है कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। तो पृथक्करण का मतलब है कि कार्यपालिका अपना काम करेगी और न्यायपालिका अपना काम करेगी, दोनों सेपरेट बड़ी होगा, दोनों मिलजुल करके काम नहीं कर सकती है। अनुच्छेद 51 में क्या कहा गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति, मतलब राज्य क्या करे? अंतर्राष्ट्रीय शांति बना करके रखे, ठीक। ये था हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यहाँ तक क्या है कि अनुच्छेद 51 तक हम पढ़ लिए। अब देखते हैं मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है। मूल अधिकार तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अंतर। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो मूल अधिकार यूएसए से लिया गया है, लेकिन नीति निर्देशक तत्व ये कहाँ से लिया गया है? तो ये आयरलैंड से लाया गया है। मूल अधिकार भाग 3 में रखा गया है और नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में रखा गया है। मूल अधिकार क्या है? ये नैसर्गिक है, ठीक, नैसर्गिक है, ये जन्म से मिलता है, या और राज्य का नीति निर्देशक तत्व ये नैसर्गिक नहीं होता है, ये सरकार इसे लागू करने के लिए बाध्य भी नहीं है ना, जबरदस्ती आप लागू नहीं करवा सकते हैं। यह न्यायालय द्वारा परिवर्तित तथा वाद योग्य है। अगर कोई सरकार आपकी अगर मूल अधिकार को हनन करती है, ठीक, अगर मूल अधिकार पे कोई रोक लगाती है तो आप क्या कर सकते हैं? उसके लिए आप न्यायालय जा सकते हैं, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व इसके तहत आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। तो इसमें दिया गया है यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय तथा वाद योग्य नहीं है। यह सरकार की शक्ति को घटा देता है, अर्थात ऋणात्मक है। ये सरकार के लिए क्या है? ऋणात्मक है। सरकार की शक्ति को क्या करता है? घटा देता है। लेकिन नीति निर्देशक तत्व क्या है? यह सरकार की अधिकार को बढ़ा देता है, अर्थात ये धनात्मक है। इसके पीछे कानूनी मान्यता है, लेकिन इसके पीछे कानूनी मान्यता नहीं है। यह निलंबित हो सकता है, यह निलंबित नहीं हो सकता है ये, और यह व्यक्ति के भलाई के लिए होता है, ठीक, ये व्यक्ति के भलाई के लिए होता है, और यह राज्य का नीति निर्देशक तत्व ये क्या है? ये समाज के भलाई के लिए होता है। यहाँ तक हम मूल अधिकार पढ़े हैं, राज्य का नीति निर्देशक तत्व पढ़ लिए, और मूल अधिकार और राज्य का नीति निर्देशक तत्व के बीच का अंतर भी देख लिए। अब कोई राज्य अगर नीति निर्देशक तत्व अगर के तहत आपकी सहायता करती है, ठीक, तो आपके पास भी क्या होता है कि आपके पास भी अपना अधिकार है कि राज्य के लिए कुछ योगदान दे। तो उसके लिए क्या, उसके लिए दिया हुआ है मूल कर्तव्य, ठीक, जो भाग किस में है? तो भाग 4 में है, और अनुच्छेद 51 के क। चलिए मूल अधिकार हम देख लेते हैं, वो मूल कर्तव्य देख लेते हैं। तो प्रारंभ में मूल कर्तव्य कितना था? तो 0। प्रारंभ में मूल कर्तव्य नहीं था, एक भी नहीं था। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा कितना मूल कर्तव्य जोड़ा गया? तो 10 मूल कर्तव्य जोड़ा गया है ना। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 10 मूल कर्तव्य जोड़ा गया। उसके बाद 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जो क्या है मूल कर्तव्य? तो अभिभावक बच्चों की शिक्षा प्रदान करे। तब देखते हैं ये 10 जो है मूल कर्तव्य, 11 जो टोटल अभी मूल कर्तव्य कितना है? तो टोटल मूल कर्तव्य अभी है 11। तो देखते हैं वो मूल कर्तव्य कौन कौन सा है। चलिए यहाँ से हम देखते हैं मूल कर्तव्य टोटल 11 है। 11 मूल कर्तव्य में कौन कौन सा है? तो पहला नंबर में संविधान, राष्ट्रगान, ध्वज का सम्मान करना, भारत के संविधान को सम्मान करना, राष्ट्रगान की सम्मान करना, और ध्वज जो है तिरंगा उसका सम्मान देना। दूसरा क्या है? राष्ट्रीय रक्षा के लिए सदैव तत्पर, मतलब राष्ट्र की रक्षा के लिए हमेशा क्या रहे? तैयार रहे, नागरिक हो या निवासी हो किसी राज्य का, तो क्या रहे? वो राष्ट्रीय रक्षा के लिए सदैव तैयार रहे। राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता की सुरक्षा, राष्ट्र में एकता और अखंडता बनाए रखने का उसके पास ये अधिकार है।
राष्ट्र निर्माण के लिए उच्च आदर्श, राष्ट्र के निर्माण अच्छा राष्ट्र बने, है ना, अच्छा स्टेट बने, उसके लिए क्या होना चाहिए, आपका आदर्श अच्छा होना चाहिए, आपकी आदर्श, आपकी सोच क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। उसके बाद सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, जो सार्वजनिक संपत्ति है मतलब सरकारी कोई सा भी जो ज़मीन है, उसकी क्या करना है, तो उसकी सहायता करना है। सरकारी कोई सा भी संपत्ति है, कोई स्कूल है ना, कोई बिल्डिंग है, तो उसकी क्या करना है, उसकी सुरक्षा करना है। सरकारी सरकारी संपत्ति को क्या करते हैं, अक्सर हम लोग उतना वैल्यू नहीं देते हैं, लेकिन हमारा मूल कर्तव्य में क्या दिया गया है कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना है। उसके बाद है प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा, जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसकी क्या करना है, उसकी सुरक्षा करना है। हम गंदगी फैलाते हैं, ठीक, तरह-तरह का साउंड पोल्यूशन करते हैं, तरह-तरह का एयर पोल्यूशन करते हैं, तो इस तरीके से नहीं करना है। हमको क्या करना है, प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा करना है। व्यक्तिगत एवं सामूहिक उन्नति, व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से क्या करना है, किसी भी चीज़ को उन्नति या बढ़ावा देना है। भ्रातृत्वपूर्ण संबंध, उसके बाद है वैज्ञानिक एवं मानवतावादी सोच, आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद है विविधतापूर्ण संस्कृति में सामंजस्य, ये है 10वां। उसके बाद 11 नंबर में है क्या, अभिभावक अपने बच्चों को उचित शिक्षा की दीक्षा का प्रबंध करें। ठीक, तो ये है 11 क्या है, मूल कर्तव्य। अब मूल कर्तव्य का क्या है, कुछ रिमार्क है उसको देख लेते हैं। तो रिमार्क में क्या दिया गया है, मूल कर्तव्य रूस से लिया गया है, यह दंडनीय नहीं है। मूल कर्तव्य क्या है, दंडनीय है। जिस तरीके से राज्य का नीति निर्देशक तत्व क्या है कि ये परिवर्तनीय नहीं है, मतलब कि इसके तहत आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। उसी तरीके से अगर आप किसी भी चीज़ को इस तरीके से अगर पालन नहीं करते हैं, तो ये दंडनीय नहीं है, सरकार आपको दंडित नहीं कर सकती है। तो चलिए यहाँ तक हमारा मूल कर्तव्य और राज्य का नीति निर्देशक तत्व क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। और हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे भाग 5 संघ। ये सबसे लंबा टॉपिक है और सबसे क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टोटल 100 अनुच्छेद को पढ़ेंगे। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक पढ़ेंगे, तो अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक। इसके लिए फिर हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो क्या कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से आपको एक पैसा का भी कुछ नुकसान नहीं होने वाला है। ये हमारे लिए क्या हो जाता है, मोटिवेशन बन जाता है।